नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हम जब भी आते हैं कुछ नई खबर लाते हैं और आज बड़ी खबर लेके आए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बेहद चर्चित विधायक संजय पाठक, अब उनकी सदस्यता रद्द करने का मामला हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। आप चौंक जाएंगे। इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने पिटीशन दायर की है, उन्होंने न केवल संजय पाठक को बल्कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को भी पार्टी बनाया है और मध्य प्रदेश के स्पीकर को भी पार्टी बनाया है। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए बना है क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि संजय पाठक जी का एक मामला था एक्सिस माइनिंग का, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होनी थी और हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा साहब ने ये कह के सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि संजय पाठक जी ने इस मामले में अपने पक्ष में उनसे संपर्क किया था। बड़ा क्लियर उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा था। यदि ऐसे मामले में कि यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जज को प्रभावित करने की कोशिश करता है या उनको संपर्क करने की कोशिश करता है, तो उसमें बाकायदा संपर्क करने वाले को सजा का प्रावधान है। हम देख चुके हैं इंदौर हाई कोर्ट में 6 महीने तक केवल एक पत्रकार ने हाई कोर्ट जज को मैसेज किया था कि कल जिसकी सुनवाई है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कृपया आप उनको जमानत ना दें। इतना भर लिखा था व्हाट्सएप पे और उस व्यक्ति को, उस पत्रकार को महीनों जेल में रहना पड़ा था। अब ये जो पूरा मामला है बड़ा रोचक मोड़ पे पहुंच गया है। दरअसल कटनी के ही रहने वाले आशुतोष मनु दीक्षित हैं। उनका ये मानना था, उनका ये सोचना था कि यदि हाई कोर्ट जज ने बाकायदा प्रोसीडिंग में ये लिखा है कि संजय पाठक ने इस मामले में उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो उम्मीद की जा रही थी कि हाई कोर्ट इस पर बड़ा एक्शन लेगा। संजय पाठक और संपर्क करने वाले जो भी चेन होगी उनके खिलाफ FIR होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में आशुतोष मनु दीक्षित ने बाकायदा पत्र लिखा, हाई कोर्ट को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र स्पीकर को भी लिखा है, उन्होंने पुलिस के DGP को पत्र लिखा है, मध्य प्रदेश जबलपुर के SP और तमाम लोगों को पत्र लिख के ये बताया कि जब एक हाई कोर्ट जज खुद प्रोसीडिंग में लिख रहे हैं तो क्या ये न्याय को प्रभावित करने वाले को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जब कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आशुतोष मनु दीक्षित ने बाकायदा हाई कोर्ट में WP दायर कर दी है। ये WP अब सुनवाई में आएगी, जब भी आएगी। अभी 26 तारीख लगी थी, शायद सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन ये बड़ा मामला बन गया है रोचक। अब इस मामले में किस किस को पार्टी बनाया गया है? इस मामले में हाई कोर्ट को बनाया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट जो रजिस्ट्री के माध्यम से बनते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से उम्मीद की जा रही थी कि हाई कोर्ट सीधा पुलिस को लिखेगा, क्योंकि संजय पाठक पर कार्रवाई के लिए, क्योंकि पहले भी कई बार हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार होते हैं वो बाकायदा सूचना देते हैं कि ये न्याय को प्रभावित करने की कोशिश हुई, इस मामले में नहीं हुआ, तो क्यों नहीं लिखा हाई कोर्ट के रजिस्ट्री ने। दूसरी पार्टी बनाया गया मध्य प्रदेश सरकार लॉ डिपार्टमेंट को कि उन्होंने क्या देखा है। तीसरा मध्य प्रदेश के DGP को बनाया गया कि आपने क्यों नहीं कार्रवाई की। एक बनाया गया है मध्य प्रदेश पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को पार्टी बनाया गया है कि ये जबलपुर में जज को प्रभावित करने की बात हुई तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई संजय पाठक के खिलाफ। वहाँ का जो सिविल लाइन्स थाना है जहाँ हाई कोर्ट जिस अधीन आता है, उनको भी, थानेदार को भी पार्टी बनाया है। और मध्य प्रदेश के स्पीकर, क्योंकि आशुतोष मनु दीक्षित ने स्पीकर को बाकायदा पत्र और वो जो जस्टिस विशाल मिश्रा साहब का जो प्रोसीडिंग है जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे प्रभावित करने की कोशिश की, संपर्क करने की कोशिश की, वो भेजते हुए स्पीकर से कहा था कि ये संविधान का उल्लंघन है और ऐसा व्यक्ति विधायक रहने के योग्य नहीं है, इसको तत्काल विधायक की सदस्यता से च्युत किया जाए, अलग किया जाए। तो स्पीकर साहब से भी जवाब मांगा जाएगा, उनको भी पार्टी बनाया गया है और 7वें नंबर पर पार्टी बनाया गया है संजय पाठक जी को। अब कल आपने देखा होगा भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, नाम है दिव्यांशु मिश्रा, अंशु मिश्रा के नाम से। कल उन्होंने संजय पाठक जी को लेके कई मुद्दे उजागर किए थे। आज मैंने दिव्यांशु मिश्रा को अपने स्टूडियो में बुलाया है क्योंकि दिव्यांशु मिश्रा को एक इसकी बात की भी जानकारी है कि संजय पाठक जी की सदस्यता अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। उनकी सदस्यता रद्द करने का मामला हाई कोर्ट पहुँच गया है और ये छोटा मोटा मामला नहीं है कि ये चलता रहेगा और वर्षों तक चलेगा।
मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होगी, मुझे लगता है, हो सकता है ये लोग प्रभावशाली लोग हैं, इसको उलझा दें कानून की चीज़ों में। लेकिन जिस तरह से जस्टिस विशाल मिश्रा साहब ने लिखा है, तो हमें तो तभी लग रहा था कि उस समय कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब देखते हैं क्या होगा। अब संजय पाठक जी को लेके कई मामले और चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि संजय पाठक की 3 खदानों में एक्सिस माइनिंग हुई है, उसकी जांच कराई गई और जांच के बाद में 443 करोड़ रुपए बाकायदा उन पर फाइन लगाया गया। यदि इस पर ब्याज लगाया जाएगा और जीएसटी लगाया जाएगा तो ये राशि 1500 करोड़ भी जा सकती है। लेकिन आप सोचिए, एक सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक, आज तक उसको नोटिस जारी नहीं हो रहा है। तो इन तमाम सारे मुद्दों पे कल दिव्यांशु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दूसरा, सहारा की ज़मीनें खरीदने का मामला, आदिवासी, गरीब आदिवासी जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनके नाम से जो ज़मीनें खरीद ली गई हैं, मंडला में, डिंडौरी में और जो अलग अलग ज़िलों में खरीदी गई है, कटनी में भी ली है, नरसिंहपुर में भी ली है, अलग अलग जगह पे जो ज़मीन 1100 एकड़ ज़मीन खरीदी है संजय पाठक जी, उनके परिवार की कंपनियों ने। तो वो मुद्दा भी कल उठाया था। तो मैं सीधा जोड़ता हूँ आपको दिव्यांशु मिश्रा जी से, और हम समझते हैं कि ये जो याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में, कितनी गंभीरता है। दिव्यांशु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो याचिका दायर की गई है, क्या लगता है इस पर इतनी गंभीरता है? क्योंकि इसमें तो हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश के स्पीकर को भी पार्टी बना दिया गया है। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। आप लगातार प्रमुखता से मध्य प्रदेश के अनेकों घोटाले और बड़ी बड़ी खबरों को अपने चैनल के माध्यम से उजागर करते रहते हैं। मैं आदरणीय रविंद्र जैन जी आपको बताना चाहता हूं कि संजय पाठक जी ने हाई कोर्ट के जज महोदय को एक्सिस माइनिंग वाले मामले में फ़ोन लगाकर प्रभावित करने का प्रयास किया था, जिसका स्पीकिंग ऑर्डर खुद सम्माननीय आदरणीय विशाल मिश्रा जी ने अपने ऑर्डर में लिखा था। इसको लेकर विधिवत श्रीमान आशुतोष मनु दीक्षित जी के द्वारा एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करी गई है। उनके द्वारा डीजीपी महोदय को, एसपी जबलपुर महोदय को, सिविल लाइन के टीआई महोदय को, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष महोदय को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को पत्र लिखकर मांग करी थी। डीजीपी साहब से मांग करी थी कि इनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज किया जाए। जो मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर महोदय हैं, उनसे उन्होंने मांग करी थी कि इनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द करी जाए, चूँकि इन्होंने संविधान को ताक पर रखकर और इस प्रकार की तौहीनी करी है संविधान की। आज भारत में जज महोदयों को भगवान की तुलना दी जाती, मिलॉर्ड कहा जाता है। आपने उनको फ़ोन लगा के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये काम कोई भी सामान्य व्यक्ति कर देता, तो आपने बताया कि एक पत्रकार 6 महीने जेल में था और संजय पाठक जी पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, इसीलिए हमने एक रिट पिटीशन के माध्यम से आशुतोष दीक्षित जी ने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट पिटीशन लगा के ये मांग करी है कि संजय पाठक पर ठोस कार्रवाई करी जाए। क्या लगता है? मेरा पूरा विश्वास है संविधान के, हम संविधान को मानने वाले हैं। रहेगा या बहुत जल्दी फैसला आएगा? कदापि नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इसकी लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, क्योंकि कोई ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अच्छा, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या स्पीकर को ये अधिकार था कि केवल एक जज की प्रोसीडिंग के आधार पर विधायक की सदस्यता समाप्त कर दे? और ऐसा कोई उदाहरण भी हमें देखने में नहीं मिला है, और तब जबकि स्पीकर भी बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी के हैं। देखिए, इसमें मैं आपसे बस केवल इतना बताना चाहूँगा कि जो स्पीकर महोदय हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के ना होके पूरे सदन के स्पीकर हैं, वो सम्माननीय स्पीकर हैं। तो हमने उनसे ये मांग करी है कि देखिए, इतना गंभीर मामला जो संजय पाठक जी ने डायरेक्ट एक न्यायाधीश महोदय को दबाव में डालने का प्रयास किया अपने एक्सेस माइनिंग वाले मामले में, इस पर आप जो भी न्यायोचित कार्रवाई है, जो भी विधानसभा की आपकी प्रोसीडिंग में न्यायोचित कार्रवाई है वो करिए। इसकी हमने उनसे मांग करी थी, पर कोई कार्रवाई जब कहीं से नहीं हो सकी तो मजबूरन हमको कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करनी पड़ी आशुतोष दीक्षित जी के माध्यम से। अंशु जी, मैं एक बड़ा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि देखिए, संजय पाठक जी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, संजय पाठक जी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, और आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं आप लोग
इतनी सारी लड़ाई के बाद भी आपको हासिल क्या हुआ? एक ये हुआ कि 443 करोड़ रुपए का एक नोटिस, सूचना जरूर आ गई, लेकिन आप सोचिए उसको 6 महीने 8 महीने हो गए, नोटिस संजय पाठक के घर तक नहीं जा रहा है। किसने रोक के रखा है इस नोटिस को? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि संविधान सबके लिए बराबर है। इस भारत के हर नागरिक के लिए संविधान बराबर है, और हम तो लड़ाई ही लड़ रहे हैं केवल इनका एक कुचक्र चल रहा है संजय पाठक जी का कटनी में, जो इनका एक भ्रष्टाचार का नेक्सस है, इससे हमारी लड़ाई है खुली। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि देर जरूर लग सकती है, पर हम अपने प्रत्येक मामलों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप देखिएगा, मैं पूरे विश्वास से आपके चैनल में बोल रहा हूं कि जीत हम लोगों की होगी, और सच्चाई की जीत होगी। हम लोगों की जीत नहीं होगी, सच्चाई की जीत होगी, और संजय पाठक जी के पूरे भ्रष्टाचारों पर नकेल कसी जाएगी, और संजय पाठक जी सलाखों के पीछे होंगे। मैं आज आपको बहुत विश्वास से बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात और है, आप आदिवासी वाले जो जमीन का मुद्दा है उसे लेकर आप आदिवासी आयोग दिल्ली भी गए, उनका पत्र भी आ गया है, लेकिन मुझे लगता है मध्य प्रदेश में प्रशासन केवल जांच, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, कार्रवाई तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आदिवासियों के नाम से जमीन खरीदी गई, साफ दिख रहा है। जिन आदिवासियों के नाम 1100 एकड़ जमीन खरीदी गई है, वो तो बेचारे गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। वो सरकार के राशन जो मिलता है, फ्री वाला राशन, उससे अपना घर चला रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ऐसे तो प्रदेश में और ज़िले में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि कई 100 करोड़ से मैनेजमेंट हो गया, दिल्ली में मैनेजमेंट हो गया, भोपाल में मैनेजमेंट हो गया। पर मैं आपको पूरे विश्वास से आदरणीय रविंद्र जैन जी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सूर्य की रोशनी को नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पर पराजित कभी भी नहीं हो सकता। प्रत्येक मामलों में कल हम लोगों ने आदरणीय डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के नेतृत्व में, जो कि आदिवासी समाज से भी आते हैं, और लगातार संजय पाठक जी के भ्रष्टाचारों को लेकर विधानसभा में वो बहुत मुखरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में कल पीसीसी में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ था। ये जो चारों प्रमुख इशू हैं, मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूँ। 1143 एकड़ ज़मीन संजय पाठक जी ने अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों के नाम से खरीदी। बैगा आदिवासियों को हितों का हनन करके डिंडोरी में माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने डिंडोरी में चौपाल लगाई, सिवनी में चौपाल लगाई। तो मैं डिंडोरी के चौपाल के लिए आपको बता दूं कि लोगों ने आके बताया कि हमको मूर्ख बना के, हमको छल करके हमारे साथ हमारी ज़मीनें उन चारों के नाम से करा ली गई हैं औने पौने दाम में। वहाँ पर बेशकीमती बॉक्साइट है, और संजय पाठक जी की ही पारिवारिक कंपनी यश लॉजिस्टिक्स को बॉक्साइट खनन का काम मिल गया है। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, सिवनी के कोर एरिया में, जो कोर एरिया है सिवनी का नेशनल पार्क में, वहाँ आप नेशनल पार्क में होटल नहीं बना सकते, रिजॉर्ट नहीं बना सकते। संजय पाठक जी सारे नियमों को ताक में रख के उन्हीं 4 में से 2 आदिवासियों के नाम से वो ज़मीनें हैं, लगभग 30 एकड़ ज़मीन है वो, वहाँ पर रिजॉर्ट उन्होंने आलीशान बना लिया है। और आज भी वो चारों आदिवासी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सरकार से राशन लेते हैं, गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये बात प्रमाणित तौर पे इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसे बैंक स्टेटमेंट्स भी उपलब्ध हैं जिनमें संजय पाठक जी की बंगाल क्रेडिट कंपनी, उनके पारिवारिक कंपनी, निर्मल छाया नेचर रिजॉर्ट, आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, यश लॉजिस्टिक्स, इन कंपनियों से करोड़ों रुपए उनके खाते में गए हैं और करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। तो जिन 4 सम्मानीय आदिवासी साथियों के खाते में करोड़ों रुपए हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। ये अपने आप में मतलब मध्य प्रदेश ने कही जाए पूरे देश का बहुत बड़ा घोटाला है, और इसकी हम लड़ाई में आपको आज पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, हम इसमें भी बहुत जल्द कोर्ट का रुख अपनाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है कि चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठे लोग हों, किसी बड़े स्तर पर इसमें मैनेजमेंट की मुझे बू आती। चूँकि अब इसके मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, सुनी सुनाई खबरें हैं, पर ये किसी भी स्तर पर मैनेजमेंट कर लें, अंत तक इन मामलों की आदिवासी के हितों में, आदिवासी समाज के हितों में, डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के नेतृत्व में, माननीय दिग्विजय सिंह साहब के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कटनी में अपनी सभा में स्पष्ट कहा है, आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों से और आदिवासी समाज के लोगों के बीच में, कि जैसे ही मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, हम आदिवासियों को उनका हक वापस दिलाएंगे। सिवनी में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने चौपाल लगाकर वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाया है कि हम यहाँ के आदिवासियों को, और जिनके नाम पर वो मूल ज़मीन है,
उनको उस रिजॉर्ट में जाकर हक दिलाएंगे और संजय पाठक का जो कब्जा है उसमें उसे खाली कराने का काम करेंगे। अंशु जी, कहना बहुत आसान है। बीच में कमलनाथ जी की सरकार आई थी और यही संजय पाठक उनके खास हो गए थे, और वो जो इनका वो रिसोर्ट बना हुआ है जो आदिवासियों का नाम था, वो कमलनाथ जी ने ही इनके नाम ट्रांसफर किया है। तो ये बात फालतू की है कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो न्याय हो जाएगा। देखिए, ये जो बिजनेसमैन विधायक होते हैं ना, ये सत्ता के साथ रहते हैं, आप मानो या ना मानो। मैं रविंद्र जैन जी आपकी इस बात से पूर्णतः असहमत हूँ। माननीय कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश की सरकार ने माफियाओं पर दम से कार्रवाई करी थी। संजय पाठक जी का जो उमरिया में रिजॉर्ट आप देखते हैं उस पर भी कार्रवाई केवल सुन लिए, सरकारी जगह पे बने एक गेट को तोड़ा, बाकी कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, एक गेट तोड़ के एक ड्रामा करने की कोशिश की गई थी। धीरे धीरे प्रोसीडिंग्स में आगे हम उस पर कार्रवाई करते भी, माननीय कमलनाथ जी करते भी कार्रवाई। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में माफिया राज खत्म करने का एक सपना देखा था, भारतीय जनता पार्टी इससे डर गई थी, उसमें संजय पाठक जी भी शामिल हैं। उनकी सरकार को गिराने के षड्यंत्र में, कुचक्र में, जिस तसाम दाम दंड भेद धन का उपयोग करके और विधायकों को खरीद के हॉर्स ट्रेडिंग करके, उसमें संजय पाठक जी भी एक तो आप ये बताइए, संजय पाठक जी ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी? बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हो संजय पाठक जी ने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई, पर संजय पाठक जी भी उस कुचक्र का एक हिस्सा थे। कुचक्र में तो थे ना? बिल्कुल थे। तो फिर बीजेपी उन्हें क्यों बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, और उम्मीद भी क्यों करना चाहिए? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी पूरे विश्वास से बता चुका हूं, लड़ाई पूरे दम से लड़ी जाएगी। हर उस भ्रष्टाचारी अधिकारी और हर उस नेता के खिलाफ लड़ी जाएगी जो संजय पाठक के इस भ्रष्टाचार में सहयोगी होंगे और उनका साथ देंगे। पूरे विश्वास से आपसे बोल रहा हूं, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अंशु भाई, आपसे मेरी पर्सनल बात हो रही थी और आप बता रहे थे कि अब कटनी में कुछ आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं। बीच में हमने देखा था कि संजय पाठक के एक खास पुराने मित्र जो आजकल उनके विरोधी हैं, नाजिम खान के घर में आग लगाई गई। नाजिम खान को उत्तर प्रदेश में एक केस में फंसाने की कोशिश की, संयोग से वो बच गए। और आप बता रहे हो कि उत्तर प्रदेश के कुछ संदिग्ध टाइप के लोग इस समय कटनी में घूम रहे हैं। क्या कोई बड़ी वारदात हो सकती है? देखिए, क्या वारदात हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, इसका तो मैं अभी कोई असेसमेंट नहीं कर पाऊंगा। कौन ने, किसने बुलवाए हैं ये लोग? परंतु अब ये कटनी में भ्रष्टाचार, भय का माहौल कौन बना रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब मैं आपको नाजिम खान जी के बारे में बता देना चाहता हूं। चंदौली में, यूपी के चंदौली जिले में 52 किलो गांजा लेकर एक अपराधी पकड़ा जाता है। 52 किलो गांजा लेकर एक अपराधी पकड़ा जाता है और वो मुंह जवानी तौर पर पुलिस को बताता है कि मैं किसी नाजिम भाई के घर कटनी में जा रहा था गांजा देने। और उसके केवल एक इस छोटे से स्टेटमेंट में मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो जो आरोपी पकड़ा गया था वो कहता कि मैं नरेंद्र मोदी जी को देने जा रहा हूं गांजा, तो क्या नरेंद्र मोदी जी पे भी FIR हो जाती? तो आप समझ लीजिए, ये किया गया, उनके ऊपर 52 किलो गांजे की NDPS धारा लगा दी गई। अब मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बता देना चाहता हूं कि इन लोगों का ये षड्यंत्र में भी मुंह के बल गिर गए। आज से 2 दिन पूर्व हाई कोर्ट इलाहाबाद में सरकारी वकील ने यह बात कबूली कि नाजिम खान जी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं पाए गए। नाजिम खान जी का उस पूरे घटना से कोई लेना देना नहीं था, गांजा के 52 किलो घटना से, और उनका नाम FIR से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। संजय पाठक जी या किसी का भी ये षड्यंत्र हो, अब उसमें कोई प्रमाण तो है नहीं कि संजय पाठक जी ने किया है, पर चूंकि जो आग लगाते हैं उनके घर में, उनको विधानसभा में बचाव संजय पाठक जी उनका करते हैं। मेरा नाम कई बार लेते हैं कि मैंने थाना प्रभारी के कक्ष में थाना प्रभारी से के ऊपर दबाव डाला, तो मेरा उनसे कहना है, पुलिस प्रशासन से कहना है कि उसकी तो कोई कैमरा रिकॉर्डिंग भी होगी, वो प्रस्तुत करें कि संजय पाठक जी की बातों को इसी प्रकार से हवा में लिया जाएगा। और आज आपको मैं एक बात और बहुत अच्छी बताना चाहता हूं, संजय पाठक जी को गंभीरता से लेना जनता ने बंद कर दिया है। संजय पाठक जी केवल हवाई फायरिंग में विश्वास रखते हैं, केवल हवाई बातें करते हैं। किसी तथ्य पे, किसी भी उनसे जब कोई पत्रकार पूछता है कि सहारा का कोई मामला हुआ तो वो कहते हैं बागेश्वर धाम जी के पास चले जाइए, पर्ची लगाइए। कोई पत्रकार विधानसभा में पूछता है कि पाठक जी सहारा का क्या इशू है, आदिवासी का क्या इशू है, तो कहते हैं कल आप माननीय हेमा मालिनी जी के साथ डांस कर रहे थे। मैं चुनौती देता हूं संजय पाठक जी को, मैं उनकी उम्र में बहुत छोटा हूं, राजनीतिक कद उनका बहुत बड़ा है मुझसे। मैं चुनौती देता हूं कि कागजों के आधार पर वो जिस चैनल में चाहें, जहां चाहें, मुझसे डिबेट कर दें। आपने भी कई बार अपने चैनल के माध्यम से उनको आमंत्रित किया कि संजय पाठक जी आइए, जो आप कहेंगे मैं हूबहू बिल्कुल उसको दिखाऊंगा। आप जो तथ्य प्रस्तुत करेंगे, क्या आपके चैनल में उन्होंने कभी संपर्क किया या कभी उनका कोई कार्यकर्ता कागजों के साथ, दस्तावेजों के साथ आया? क्यों छुपते भाग रहे हैं? वो आए थे मेरे घर,
तो आप ले लेते इंटरव्यू, क्यों नहीं लिया आपने उन्होंने ये इंटरव्यू? कहा था मैं कल 11 बजे देने आऊंगा, उसके बाद आज तक नहीं आए। तो वो कल वो जो 11 कल बजा था आज वो तक कभी नहीं हुआ। आया क्या? आज तक नहीं हुआ। वो कभी नहीं आएगा, मैं वो बता रहा हूँ क्यों नहीं आएगा। मई में आए थे, आज तक नहीं आया उसके। वो कल कभी नहीं आएगा क्योंकि उनको पता है कि रविंद्र जैन जी के पास पूरे कागज उपलब्ध हैं। रविंद्र जैन जी तथ्य और आंकड़ों पे बात करेंगे और मैं उस पर कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक आखिरी सवाल हो रहा है अंशु भाई जी, कभी कभी आपको लगता नहीं है कि सरकार पूरी एक तरफा चल रही है, संजय पाठक जी का आप लोग सब पूरी ताकत लगाने के बाद भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो? कभी हताशा, निराशा? मुझे बिल्कुल हताशा नहीं होती, बिल्कुल निराशा नहीं होती। आपको ना मेरे चेहरे पे कभी हताशा दिखेगी। मैं आपको बहुत ईमानदारी से और बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, ये लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं और हमारा विपक्ष में रहने के बाद काम ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं का जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो भय का माहौल बना रहे आपने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में डेपुटेशन पे भेजा, वो तो ओरिजिनल कांग्रेस ही है। अब मैं आपको इसमें भी एक बात बताना चाहता हूं, संजय पाठक जी ना भाजपाई हैं ना कांग्रेसी हैं, वो केवल एक भ्रष्टाचारी व्यापारी हैं। अब मैं आपसे एक बहुत प्रमुख मुद्दा डिस्कस करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। संजय पाठक, जो आपने मुझे बताया कि संजय पाठक जी के ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही और मैनेजमेंट की राजनीति चल रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण बताता हूं मैं आपको। माननीय मोहन यादव जी ने हेमंत कटारे जी के प्रश्न पर जवाब दिया कि 443 करोड़ रुपए की संजय पाठक जी पर एक्सिस माइनिंग की रिकवरी है। श्रीमान आशुतोष मनु दीक्षित जी की ईओडब्ल्यू की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई। श्रीमान नाजिम खान जी, जो कई मामलों में विसिल ब्लोअर भी हैं, उन्होंने सिया में एक शिकायत करी कि इनकी जितनी भी खदानें हैं वो बिना फॉरेस्ट की एनओसी के ईसी एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दिया गया है उनको। उस पर आप अगर कार्रवाई करेंगे तो अभी तो ये एक्सिस माइनिंग पर 443 करोड़ की कार्रवाई हुई है, फिर कार्रवाई होगी इलीगल माइनिंग में। अगर इसका जो दूसरा पहलू और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इलीगल माइनिंग पे यदि कार्रवाई हो जाती है, जिसके प्रमाण उपलब्ध हैं नाजिम खान जी के पास, उनने अनेकों शिकायतें करी हैं सिया में, सिया बोर्ड में, तो सिया बोर्ड में अगर इस बात की जानकारी सिया बोर्ड के अधिकारियों को तो होगी कि बिना फॉरेस्ट से एनओसी लिए और ईसी जारी कर दी जाती है संजय पाठक जी को भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर, तो अगर ये मामला खुलकर सामने आता है, इसकी भी लड़ाई निरंतर लड़ी जाएगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अवैध उत्खनन, अभी जो एक्सेस माइनिंग पे यानी मात्रा से अधिक उत्खनन करने पे कार्रवाई हुई है, अभी इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग पे अगर कार्रवाई होती है तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी बनेगी इस मामले में और बहुत बुरा संजय पाठक जी गिरेंगे। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि कार्रवाई धीमी हो रही है और चीज़ें कई स्तर पर मैनेजमेंट भी हो रहा है, कई अधिकारी कार्रवाई करते करते डरने लगते हैं, उनके ऊपर दबाव आ जाता है। कटनी में भी आप देखिए, योजना क्रमांक 15 की शिकायत लगातार कमल पांडे जी द्वारा करी जा रही है। एसीएस महोदय से हम लोगों की बहुत टीआईटी वाला जी एसीएस महोदय से हम लोगों की बहुत व्यक्तिगत मुलाकात हुई कटनी में। एसीएस महोदय का शुक्ला जी ने किया है ना जी, उन्होंने जनहित याचिका लगाई थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं कमल पांडे जी, उन्होंने तपस्या परिहार जी, जो हमारे यहाँ नगर निगम की कमिश्नर महोदया हैं और बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, अच्छी अधिकारी हैं, उनसे कमल पांडे जी ने शिकायत करी है, कलेक्टर जो कटनी से शिकायत करी है कि ये जो योजना क्रमांक 15 जिसमें 311 परिवारों को कम दरों में भूखंड मिलने थे, उनके माननीय पूजनीय सत्येंद्र पाठक जी ने ये योजना बनाई थी, उसमें पूरा पतीला लगा के 50 एकड़ जमीन में संजय पाठक जी ने पूरा कब्जा कर लिया है। नाला भी वहाँ से मोड़ दिया, अनेकों प्रकार की उसमें विसंगतियाँ हैं, पूरे कागज पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, अधिकारियों के पास है, पर अधिकारियों की कार्रवाई करने में हाथ पैर फूल रहे हैं। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। चलिए बिल्कुल। तो आपने सुना, आज मैंने अंशु मिश्रा जी को बुलाया, दिव्यांशु मिश्रा नाम है, बट अंशु मिश्रा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं अपने क्षेत्र में, और संजय पाठक जी को लेके कई बातें कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हमें धैर्य है, मालूम है कि चक्की थोड़ी सी धीमी चल रही है लेकिन बारीक पीसेगी, ये उम्मीद इनको है। संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, आज नहीं तो कल संजय पाठक जी ने जो किया है वो उन्हीं को भोगना पड़ेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लगातार संजय पाठक जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि संजय पाठक जी, इस संबंध में यदि आपका कोई पक्ष है, चाहे वो हाई कोर्ट जज को लेकर हो या इनलीगल माइनिंग को लेकर हो, तो कृपया करके आप मेरे स्टूडियो आ जाएं। यदि स्टूडियो आने में कोई दिक्कत है, अपना वीडियो भेजें, आप लिखित में कोई स्टेटमेंट भेजें। मैं पुनः भरोसा दिलाता हूं, हमारे खिलाफ भी यदि आपकी कोई बात होगी तो इस चैनल पे जस की तस दिखाई जाएगी। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय
ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।